ऐसे बात। तो इस तरह से यू हैव टू गो इन दी वे ऑफ एकेडमिक, अगर जाना चाहते तो इस तरह से जाओ, ठीक है। फिर और क्या जहन में आता है? हमारा रिलेशन टीबी से क्या है? हाँ? ये कंटाजियस है, फैलने वाली बीमारी है, इसलिए ख़त्म नहीं हो रही है। और क्रॉनिक है। अच्छा, हमारे पास कॉमन है या अनकॉमन है? कॉमन है। कॉमन है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉब्लम्स ये है, आज हमारा होना ये है कि आज भी ये कॉमन है। अगर दुनिया की बात की जाए, एपिडेमियोलॉजी की कुछ चीज़ें आपकी लेवल पर याद नहीं करें, पर कोई भी चीज़ सही जो है क्या वर्थ देखने के लिए, प्रॉब्लम का मतलब ग्रेविटी देखने के लिए, क्योंकि दुनिया में जो भी फंडिंग ये होती है ना ये इस दो बातों पे होती है कि इसका बर्डन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है हेल्थ सेक्टर पे, लोगों पे, बीमारी की वजह से, मैन पावर पे। तो उसके हिसाब से रेडिकेशन के लिए या उस ख़त्म करने के लिए बजटिंग वगैरह की एलोकेशन होती है। तो एज यू नो के 1/3 of population is infected with tuberculosis. Up there the two words is coming. One is infected, other is disease. तो ये तो आपको ये एकेडमिकली कुछ चीज़ें ये है कि जनरल में बात करूँगा, कुछ एकेडमिक करेंगे, कुछ आप इस मार्क के हवाले से यहाँ पे आपको MCQs आते हैं। तो एक है इन्फेक्टेड, दूसरा है डिजीज। तो 1/3 of your population is infected with the tuberculosis। तो इन्फेक्शन और डिजीज में क्या फ़र्क है? सिम्टोमेटिक। इन्फेक्टेड का मतलब है जिससे कि आपके जिस्म के अंदर टीबी का जरासीम है या नहीं है, तो डॉर्मेंट स्टेट में पड़ा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, हालात बदलने का इंतज़ार कर रहा है, हालात बदलने के साथ डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, एंड दैट इज़ द इन्फेक्टेड स्टेज। डिजीज़ इज़ दैट जैसे कि जहाँ पे साइन सिम्टम के साथ आता है। और एपिडेमियोलॉजी को पाकिस्तान लेवल पे ले आते हैं, तो पाकिस्तान में एवरेज जो 6-7 पुराने डेटा है वो ये कहता है 500,000 या जिसको कहें 5 लाख न्यू केसेस एवरी ईयर डायग्नोसिस होते हैं। नंबर 2, उनमें से 5,000 में अप्रॉक्सीमेटली 70,000 की डेथ हो जाती है। ये चुप बोल कौन रहा है? ना करो। अब अप्रॉक्सीमेटली 70,000 पीपल्स डाई ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। अब ये अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनिशियली आपको इस पर हम सुनने में अजीब लगती है, कैसे बोलते हैं ऐसे फैलते हैं या क्या ऐसे, बट यू विल गो डेटा हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली है नहीं इतना मतलब प्रॉपर वेट है, तो उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड चीज़ों के हिसाब से डेटा जो डेटा साइंस के हिसाब से जो सेल टेस्ट हैं वो उनके पास फार्मूले होते हैं, वो निकालते हैं। स्टेट्स का एक डिपार्टमेंट है एपिडेमियोलॉजी, वो प्रेजेंट करता है, उसको हम आपको करते हैं। अच्छा, उनमें से जो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन हो रही है उनमें से 20 to 40% चिल्ड्रेन है, हमारा इसमें है। और चिल्ड्रेन की जो एज अंडर 15 ईयर्स और जो वल्नरेबल एज है चिल्ड्रेन की ट्यूबरकुलोसिस एक्वायर करने की, दैट इज़ दी 1 to 4 ईयर्स। अब ये वो चीज़ें हैं कि जैसे वल्नरेबल एज ये आपको कहीं पे टॉप में आ सकता है, दैट्स दी 1 to 4 ईयर्स ऑफ दी एज इज सफरिंग फ्रॉम दी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक हो गया। आप जब पढ़ोगे ये हुए एपिडेमियोलॉजी की 4-5 बातें। 1/3 of population is infected with this, approximately 5 lakh new cases are here, 70,000 is suffering from the die from the this, under 20 to 40% of population is suffering from the children age group। तो ये सारी बातें थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए अगर कोई मतलब आपको वर्ल्ड ऑफ डिजीज के बारे में बात होती है तो। नंबर 2, इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा काम हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस फाइट हो रही है।
देयर आर मल्टीपल एनजीओज इज ग्रीन फलाना नमकाना 4-5 से 8 दे आर वर्किंग, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एक्सरे कुछ इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि हमारे पास एक रोना ये रोता है तो क्या करें, इलाज कहाँ से कराएँ, हमारे पास तो जहर खाने की वजह से नहीं, ये जहर खाने की वजह से नहीं है, एक हमारा कॉमन डायलॉग बन गया है कौन का, तो उनको जहर खाने की ज़रूरत नहीं है, गोलियाँ खाएँ, वो भी जहर ही है, ठीक हो जाएगा। ठीक, जैसे आपने करके इससे एसिड फास्ट बेसिला है तो इसमें जो स्टेन यूज़ होती है उसको क्या कहते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना रेजिस्टेंट है, स्टेन जब यूज़ करते हैं तो जब हम डिसइंफेक्टेंट वगैरह आप यूज़ करते हो स्लाइड बनाते हुए तो बाकी की स्टेन मिट जाती है, इस पर कोई असर नहीं, तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंट या इसको कहते हैं एसिड फास्ट बेसिला है जो आपने कहा उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ उससे स्लो ग्रोइंग है, कितने टाइम में डिप्लीट होता है, अप्रॉक्सिमेटली 1 डे में 24 आवर्स के बाद डिप्लीट होता है, 1 से 2 घंटा हो सकती है। तो इस तरह से ये डिप्लीट होता है, स्लो ग्रोइंग है, एसिड फास्ट टाइप ऑफ बेसिला है। बाकी अगर इसमें क्लिनिकल फीचर्स पे जाए, एक चीज़ होती है जनरल फीचर, जहाँ पे लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं ट्यूबरकुलोसिस, उसके जनरल फीचर, एक है स्पेसिफिक फीचर्स अकॉर्डिंग टू विच एरिया इज इन्वॉल्व, एंड टीपी इज गोइंग टू इन्वॉल्व योर हेड टू टॉप, जहाँ की होगी क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस, कोराइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और लंग्स और लिम्फ नोड और टॉन्सिल और एब्डोमेन, गट, जेनिटोयूरिनरी, फीमेल्स में सल्फाइन ट्यूब्स होती हैं, बोन्स, रीनल, स्किन, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। फिर आपसे क्वेश्चन कभी कभार ये पूछा जाता है व्हाट इज द प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस एंड व्हाट इज द सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, उसमें जब आप थ्योरेटिकल जाओगे तो एक लफ्ज़ लिखा होगा जिसको कहते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, गोन फोकस, गोन कॉम्प्लेक्स, ये 2-4 चीज़ें कहीं न कहीं पे आपको MLA टाइप के क्वेश्चन में घूम के आते हैं, उसको भी हेल्प कीजिए कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, एनीबॉडी, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, इसको आप 2 लफ्ज़ों में डिवाइड करो, एक प्राइमरी जगह जहाँ पे वो इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे पानी गिरा, यहाँ से बहता हुआ नीचे की सीढ़ी तक आया, नीचे की सीढ़ी तक जो इन्वॉल्वमेंट है दैट इज द प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल लंग्स में गया, लंग्स के साथ लिम्फ नोड से हाइलार लिम्फ नोड्स, वहाँ तक इन्वॉल्वमेंट हुई, हाइलार की इन्लार्जमेंट हुई, दैट इज द प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। टॉन्सिल पे गया, टॉन्सिल को इन्वॉल्व किया, टॉन्सिल के सर्वाइकल लिम्फ नोड बढ़ गए, दैट इज द प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। गट में गया, गट के लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व किया, दैट इज द प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। एक तो ये भाई, तो ये अलग। एक जनरल होता है जिससे मैंने कहा 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व, तो उसमें क्या है, अंदर गया, वहाँ पे कैल्सीफाइड हो गया, डॉर्मेंट स्टेज में चला गया, वो डॉर्मेंट स्टेज में लंबे टाइम तक रहता है और वहाँ पे एक फोकस बना लेता है जिसको कौन फोकस या इस तरह की चीज़ें। तो आपको थोड़ी सी वर्डिंग्स है, ये आपने पहले ही पढ़ी हुई है, पर इट शुड बी वेरी कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि जब थ्योरी में कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं तो कॉमन में एग्जामिनर्स लो है वेरीफाई कि कहाँ पे वो आपको ये नहीं पूछेगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसके 3-4 जो नाम है माइकोबैक्टीरियम बोवे में बैक्टीरियम ये कुछ नहीं, वहाँ पे फिर बात इस तरह से होगी। या कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत वहाँ पे सिचुएशन हो सकती है कि एक जो है अरब कंट्री का बंदा आया है जो ऊँट का दूध पीता है, कच्चा दूध पीता है, उसको ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस वहाँ पे कौन से आदमी होने के चांसेस होते हैं, कौन से होंगे? इस तरह के हम क्लिनिकल फीचर्स पे कर रहे थे, तो टीबी में क्या वजन को क्या होगा, कम होगा। नंबर 2 बुखार आएगा, प्रोलॉन्ग फीवर हो, बाकी आपने एंटीबायोटिक दे दी है, मलेरिया डेंगू जैसे आजकल चल रहा है, टाइफाइड वाइफाइड नहीं है, टाइफाइड की ट्रीटमेंट दे रही है,
हल्का सा बुखार आता है, इवनिंग में बुखार आता है, रैगर्स के साथ होता है, या मतलब वो एसोसिएट सिम्टम्स तो हो भी सके, क्लिनिकली हो ना हो, पर सिंपल इज दैट उसको बुखार है और प्रोलॉन्ग बुखार है। तो जो प्रोलॉन्ग फीवर है 2 to 3 वीक से ज़्यादा और उसमें बाकी चीज़ें सब इस्तेमाल कर दी हैं, तो वहाँ पे हमें हमारी पॉपुलेशन में ट्यूबरकुलोसिस के बारे में भी सोचना चाहिए। कहीं कहीं पे बुखार तो हल्का फुल्का आता है, कभी पेनाडोल ली, कभी नहीं ली, मगर वजन गिर रहा है। तो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन में हम कहते हैं कि वजन गिरने के लिए दो बातें हमारे ध्यान में होती है, एक डायबिटीज और घटेगी, देख लो यार, इनमें से कोई इशू तो नहीं है। दैन तो आपको वेट लॉस की बात होगी, फीवर की बात होगी, मलेज की बात होगी, लिथार्जिक हो गई, बंदा का खाना पीना बंद कर लेगा। मतलब है कि अगर पुराने ज़माने में किसी बंदे को ऐसे दुबला बुलाएगा, ऐसे देखते थे शक्ल बिगड़ी हुई तो वो कहीं तो टीवी तो नहीं साला शक्ल में टीवी जैसा लगता है, दैट वाज द मुहावरा इज यूज्ड इन द पास्ट, तो शक्ल में टीवी जैसा लगता है। अब थोड़ा सा चीज़ें लेस कॉमन हो गई है, मतलब है क्या है कम हो गई है, तो थोड़ा सा वो है। बाकी पर्टिकुलर अगर किसी एरिया का इन्वॉल्वमेंट है, फॉर एग्जाम्पल टीबी मेनिंजाइटिस है, तो क्या होगा, फिट्स होगा, हाइड्रोकेफेलस होगा, क्रेनियोलोपैथी होगी, वॉमिटिंग होगी, सीवियर हेडेक होगा। मे प्रेजेंट विद द हेडेक एंड ओनली हेडेक, ओनली वॉमिटिंग, फीवर फिट्स जहाँ आ गया ना, वहाँ तो आपको इजीली चले जाओगे कि इसको मेनिंजाइटिस है या टीबीएम है या सेरेब्रल मलेरिया है। कहीं कहीं पे खंपन वो भी अलर्जन होता है। लंग्स का तो आपको पता है कि मोस्ट कॉमन ट्यूबरकुलोसिस कौन सा है, पल्मोनरी है। लंग्स में पता है क्या होगा, खांसी होगी, प्रोलॉन्ग कफ होगा, बलगम आएगा। बलगम से ज़्यादा एडल्ट की बात की जाए तो उसमें क्या होगा, ब्लड। जब भी एडल्ट्स में ब्लड इन स्प्यूटम है तो यू हैव द 2 to 3 डायग्नोसिस बन जाती है। बहुत बूढ़ा है बंदा तो पल्मोनरी कॉफ, तो वो पल्मोनरी मैलिग्नेंसी, दैन पल्मोनरी मैलिग्नेंसी पे जाएंगे। छोटा है, यंग एज में है तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगा, या पल्मोनरी स्टेनोसिस, कार्डियक किसी को प्रॉब्लम्स है तो और बात है। ये 2-4 प्रॉब्लम्स की जल्द पर स्पेशली जहाँ पे बंदा बूढ़ा है, खांस रहा है, बुखार चल रहा है, खाँफ सारा दिन लगा हुआ है और उसका बलगम ब्लड आ रहा है गाना, पहले टीबी को हटाओ फिर आगे जाओ। इसी तरह से आप एब्डामिन में जाओ, एब्डामिन क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। एब्डामिन they may present with abdominal obstruction, they may present with the constipation, they may present with the chronic diarrhea। ठीक है, ये कॉमन सिम्टम्स है जहाँ पे जहाँ पे क्रोनिसिटी है, आप कॉमन प्रॉब्लम्स को डील कर चुके हो, तो देन यू हैव टू इम्पैक्ट फॉर दैट। जैसे किसी को स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस है, निम्बनेस आएगा, वीकनेस आएगी, पैराप्लेजिया हो जाएगा। कुछ लोग चलते चलते दबदबा के चलेंगे, बैलेंस आउट हो गया। स्पाइन देख ला, गिब्बस फॉर्मेशन मिलेगी। यू हैव टू मूव योर हैंड टू दिस पॉइंट एंड देयर इज सम फॉर्म ऑफ द कर्वेचर इज देयर। लेडीज़ में ट्यूब्स की वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी होती है। तरफ से चलो। सो ट्यूब्स की वजह से हमारे पास इनफर्टिलिटी का एक बड़ा काज ये फैलोपियन ट्यूब्स की ट्यूबरकुलोसिस का होना भी है। तो दिस इज द ओवरऑल, आप सिर्फ ब्रेन जो सिस्टम है ना, सिस्टम को एक जहन में रखो, ठीक है। और जैसे बस मतलब कुछ ना कुछ, जैसे या तो ठीक है मिसाल के तौर इस तरह से सोते रहो, या एक वो पीछे सो रही है, भले सो रहे हैं तो ठीक है, उसको जगा दो, इसको बोलो बाहर जाकर सो ले तुम्हारे साथ वाली को। आप बाहर जाकर कॉमन रूम में जाकर सो जाओ, यहाँ पर सोने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यू मे गो। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सिस्टम्स के हिसाब से जो फंक्शन उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। देन यू अब एक तो ये हो गया साइन एंड सिम्टम्स सब कुछ। उसके बाद भी हमारा टारगेट जो पॉपुलेशन है वो है पीडियाट्रिक्स, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रॉब्लम्स ये है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, व्हाट एवर यू वांट टू डू, आपने सब कुछ कर लिया,
मगर उसके बावजूद भी कहीं कहीं पे हम फंस जाते हैं, नहीं डायग्नोज हो पाता है। और जब डायग्नोज नहीं हुआ और ये बंदा थोड़ा सा डिले हो गया तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन होंगी और वो बहुत ख़राब होती हैं। इसलिए उसकी जो थोड़ी सी वैलिडिटी या उसकी मतलब डायग्नोस्टिक को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए सब जहाँ पे भी जैसे SLE है या इस तरह की रिमेटिक आर्थराइटिस है या रिमेटिक फीवर है या TB है, ये वो है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें और ली गई हैं कि यार देखो इसके हिसाब से देख लो, या तो बिल्कुल क्लियर नो है या प्रॉबेबल है या पॉसिबल है या कन्फर्म है। तो इस तरह से PPA की गाइडलाइंस बनी हुई है फॉर बच्चों के लिए। वो जब भी अनकन जिसको कहते हैं व्हेन एवर यू सस्पेक्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो आपके फाइल में TB की PPA की गाइडलाइन के हिसाब से यू मस्ट हैव टू फिल योर वन पेज। उसमें क्या है, बच्चे की एज है, बच्चे की रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, बच्चे की AFB का जो गैस्ट्रिक एस्पायरेट का तो उसका AFB है, बच्चे का एक्सरे में कोई कैविटी लीजन्स वगैरह है फाइंडिंग्स है, या फिजिकल फाइंडिंग्स है जहाँ पे आप सस्पेक्ट करते हो तो हाईली क्लिनिशियल सस्पेक्ट, तो उसके हिसाब से इसको उसके डिटेल्स में नहीं पर आपको एटलीस्ट यू आर सेंसिटाइज दिस इसको, तो उसमें स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें नो ट्यूबरकुलोसिस, प्रॉबेबल ट्यूबरकुलोसिस, कन्फर्म ट्यूबरकुलोसिस। जहाँ पे प्रॉबेबल है तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन भी करानी है और उसके साथ साथ जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे स्ट्रांग एविडेंस है, स्ट्रांग ये है कि अगर आपने AFB कराया, किसी का गैस्ट्रिक एस्पायरेट ले लिया, किसी का फ्लूइड ले लिया, लंग से ले लिया, CSF से ले लिया, एस्पायरेट लेगा, वहाँ पे AFB आ गया, PCR आ गया, दैट तो 100% यू हैव टू गो फॉर दैट थिंग। पर इसलिए ये डायग्नोस करना इंस्पाइट ऑफ द ऑल इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन पे हम आते हैं, हम रूटीन में क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पहली बात एक्सरे कराते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। CBC का इतना रोड नहीं है पर ESR कुछ पुराने फिजिशियन कराते हैं फॉर मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए। इंपॉर्टेंट बच्चों की बात यह है कि बच्चे बलगम निकाल नहीं सकते, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू, वो क्या करते हैं, नहीं निकालते हैं तो क्या करते हैं, पी लेते हैं, गट में जाता है, तो गट से हम गैस्ट्रिक एस्पायरेट लेते हैं, गैस्ट्रिक एस्पायरेट तो वही है PCR जो चीज़ें करते हैं। अगर TBM का सस्पेक्ट है तो CSF ले लेंगे, बलगम निकालता तो बलगम को निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से जहाँ पिक का एरिया का है उस हिसाब से आप, हाँ जैसे रीनल की बात आई, रीनल में एक लफ्ज़ यूज़ होता है स्टीरॉयल पाइलूरिया, मैंने आपने यूरिन DR कराया उसमें मन कल्चर पे देयर इज नो ऑर्गेनिज्म इज नॉट गोइंग टू ग्रो and there's a pus cells is coming and it's the word when it's used as a word is sterile pyuria, it's a key word, इसका मतलब ये थी बात कर, तो कोई बात जहन में आ जाती है, हमें पता है ये निकल गई, हम कहीं और चले गए तो लफ्ज़ निकल जाएगा, एंड दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपको MCQ डील करने में हेल्प आउट करेंगे, सही है। अच्छा, तो इसमें आप एक तो ये तो अच्छा एक आ रही है आजकल टेस्ट, आजकल नहीं 2007 से तो पाकिस्तान में जिसको जीन एक्सपर्ट कहते हैं। जीन एक्सपर्ट इज़ ए बेसिकली इज़ ए टाइप ऑफ द PCR मेथड पे चलने वाली है, जो जीन डिटेक्ट करती है कि इस सैंपल में जो आपने CSF का या गैस्ट्रिक एस्पायरेट का या ब्लड का जो भेजा है उसमें जीन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, तो वो एक डिटेक्ट करती है जीन। दूसरी द ब्यूटी ऑफ दिस जीन एक्सपर्ट इज दैट कि इट इज़ आल्सो गोइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट द रिजल्टेंट पैटर्न ऑफ द लिम्फोम से। मेडिकेशन पे आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको दूसरे एंगल से प्लस पॉइंट्स ये देती है कि जब लिम्फोम सिन की रेजिस्टेंट है तो पॉसिबल है कि इसको INH की भी रेजिस्टेंट होगी। अगर दो ड्रग्स प्राइमरी की रेजिस्टेंट होती है तो उस बच्चे की ट्रीटमेंट में आपको सेकंड लाइन पे जाना पड़ता है जो हम थोड़ी देर में थोड़ा आपको बताएंगे सेकंड लाइन है। तो इस तरह से जीन एक्सपर्ट के बारे में यू मस्ट नो दैट कि दिस इज द टेस्ट व्हिच इज गोइंग टू डिटेक्ट द PCR टाइप ऑफ द टेस्ट व्हिच इज गोइंग टू डिटेक्ट द जीन ऑफ tuberculosis as well it is going to provide you with information regarding resistant pattern of the lymphomas cell that is primary and a strong medication for the tuberculosis that। तो वो आप इन्वेस्टिगेशन कर लो के और बलगम जो निकलता है उसको AFP के लिए भेजते हैं, इससे पास पैसिलाई के लिए जो हमारे पास ये टेस्टें होती हैं डिटेक्ट होती हैं और इस तरह से चेक के हम जो है उसको ले चलते हैं। हाँ, इस बीच में दो तीन, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी की हमने बात की, जैसे लेट सेट और प्राइमरी सेकेंडरी क्या है थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे लिम्फ नोड की ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस
सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। एब्डोमिनल सेकेंडरी ट्यूबर, आपने इनहेल किया, बलगम था, लंग्स का डुबी था, बलगम मारा था, नहीं निकला गया, बच्चे ने बड़े ने इनहेल किया, गट में गया, गट में फिर दवाई चलाई। इसी तरह से जो 4-5 जो है प्राइमरी होते हैं, कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको वाइवा वॉल्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट क्वेश्चन शुड बी राइट। एंड जब आपको क्वेश्चन एक्चुअली इस वक्त इंफॉर्मेशन इज नॉट मैटर मैटर ये है कि फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट ऑल यू हैव द एस्ट्रोलॉजी एबिलिटी, आप उसको एक अच्छे ढंग से क्वेश्चन पूछना है आना चाहिए। एक जहन में ही नहीं था, एक जहन में था, जहन में था, आपने क्या जीपीटी से व्हाट आर द प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस एंड व्हाट इज द सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस पॉइंट्स, व्हिच आर द प्राइमरी, व्हिच आर द, आप एग्जैक्टली वो आपको बेहतर तरीके से बता देगा ये चीज़ इस तरह से। मगर आपके जहन में नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से जी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल वर्कशॉप वगैरह काफ़ी एडवांसमेंट आ रही है, तो उसमें यही है कि आपको यू मस्ट नो और मतलब कितना आप अच्छा उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इतना ही अच्छा आपको वो आंसर देगा। दैट द आर्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, जो हर जगह पे होता है। ठीक हो गया। यस, ट्रांसमिशन बच्चा कहीं ये बोलते बच्चे से बाकी बच्चों को लगता है ट्रांसमिट होता है या नहीं होता है, क्वेश्चन इज दैट। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा है ना एक घर में, पेरेंट्स का ये कहते हैं जैसे मीजल्स है, आपने कहा कंटाजियस है, यस कंटाजियस है। हम एक बच्चा है उसके घर में 3 साल का बच्चा है, एक 2 साल का बच्चा है, एक 1 साल का बच्चा है, एक को मीजल्स हो गए, पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको दूसरे बच्चे को लग सकते हैं, हम कहते हैं यस लगेगी अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो यहाँ पे लगने की चांसेस है कब से लग सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि बच्चे यूजुअली मैं जैसे 100% की बात नहीं होती, पर यूजुअली दे कैन नॉट ट्रांसमिट। क्यों कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, बच्चों को बड़ों से लगती है, छोटे बच्चों को एक दूसरे से नहीं लगती। रीज़न ये नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि इसमें बर्तन जुदा रखने हैं, गिलास जुदा रखना है, कपड़े जुदा रखने हैं, कि इसके का नहीं है कि इसके बीच नहीं है कि इसमें तौलिया चेंज रखो, बिस्तर चेंज रखो, या इस तरह का नहीं है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट का मकसद जो बलगम जो बड़े बूढ़े होते हैं जो बड़े देर तक मतलब लंबे रेंज तक फायर करते हैं बलगम को, समझे ना, वो दिस इज द सोर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस रिपीट। बच्चे बलगम निकाल नहीं सकते, खुद निकल लेते हैं, तो इसलिए उनका ट्रांसमिशन ऐसा सच नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जैसे कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस था वो बहुत कम हो गया है, बेसिकली कम नहीं हुआ है। बात यह है कि जिस मदर को टीबी है वो फेलोपियन ट्यूब की है, वो है इनफर्टाइल, तो इस पॉइंट से वो कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस कम हो गया कि मदर है इनफर्टाइल तो बच्चा आगे बच्चे। ठीक है। तो देयर आर सम थिंग्स जिसको इनडायरेक्टली यू आर गोइंग टू अप्रोच के उसको आप लिखे याद रख सकते। सो इन दिस वे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते दे आर लेस ट्रांसमिशन वाले बंदे होते हैं, बड़े करते हैं। तो कहीं पे जो आप जब हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई घर में कोई टीबी का मरीज है, ट्रीटमेंट पे है, नहीं है, कोई खांसता है, हाँ, उसके बलगम में खून आता है, पकड़ो उसको। इसका मकसद दैट इज द ओपन केस, अनट्रीटेड ओपन केस। दूसरी बात, हाँ यहाँ पे ये बात निकली देख और है, यूजुअली कांटेक्ट की हिस्ट्री होती है, इसको घर में किसी को टीबी है, हाँ है, अच्छा किसको थी, दादी को थी, फिर वो तो मर गई 4-5 साल पहले, अरे बच्चा 2 साल का, वो 4 साल पहले मर गई। तो इट इज़ नॉट, ये कोई हेरिडिटी विरसा नहीं है कि हमारे बाप ने ये जो है किताब लिखी थी और इसकी रॉयल्टी इसको ही मिलेगी, नो, ठीक है। तो इसमें कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मीन्स एनी पर्सन जो आपके जो बंदा उनके साथ रहता है और वो टीबी का नॉन केस है या था पिछले 2 साल विद इन द 2 years ऑफ द पीरियड। ऐसे नहीं कि इतना भी ख्वार नहीं करना है टीबी को, सही है। तो इट इज़ इंक्लूडेड विद इन द 2 years ऑफ द पीरियड। एंड ओपन केस उसको कहते हैं जो बलगम फेंक रहा है,
और ख़ास तौर स्प्यूटम आ रहा है और उसमें ब्लड आ रहा है, तो दैट इज ओपन केस। अच्छा, दूसरी बात, कहाँ पे ये ट्रांसमिट ज़्यादा होती है? जहाँ पे वेंटिलेशन कम है। वेंटिलेशन का बड़ा प्रॉब्लम्स है जहाँ पे भी ये, इसलिए आगे पुराने ज़माने में कहते थे ना कि आप वो बड़ी जबलू में जहाँ ठंडी हवाएं चलती है, बड़ी हवाएं चलती है, तो वहाँ पे चले जाओ जहाँ पे ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन का इतना इशू नहीं था। बात ये कि वो इस वक्त डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट था नहीं, तो स्प्रेड वहाँ पे होती है जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे स्प्रेड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ट्रांसमिशन जिसको कह लें। ठीक है, ओके। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की हमने बात कर ली, मेडिकेशन की बात पे आए तो इसको कहते हैं एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी। दिस इज द कीमोथेरेपी ऑफ द ड्रग्स, जिसमें थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट्स है। इसमें एक फर्स्ट लाइन है, एक सेकंड लाइन है। फर्स्ट लाइन में ये 4-5 मेडिकेशन है जिसको हम कहते हैं INS, रिफाम्पिसिन, पायरोसिनामाइड, एल्थम्ब्यूटाल, कहीं स्टेप्टोमाइसिन, जो अभी कम होती जा रही है मगर कहीं यूज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट लाइन है। इनमें से अगर कोई भी 2 ड्रग्स का रेजिस्टेंट आता है तो उसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। 2 से ज़्यादा भी आता है, एक आध सेकंड लाइन का आता है तो एक्सटेंडेड रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो रेजिस्टेंट पैटर्न का आपको मालूम करने के लिए 2 आपके पास सोर्स हैं। एक तो ये है कि जब जीन एक्सपेक्ट कराते हैं तो आपको पता चलेगा। दूसरा इनडायरेक्ट वे ये है कि एक बंदा है जिसको स्प्यूटम आ रहा है ब्लड में और नॉन केस TB है, वो कौन सी दवाइयाँ ले रहा है। अगर वो सेकंड लाइन पे या उसका रेजिस्टेंट पैटर्न है तो ट्रांसमिट तो उसने किया है, द प्रोबेबिलिटी होती है कि उसका जो ट्यूबरकुलोसिस का जो जरासीम है दैट इज द कल्प्रिट एंड दैट इज द रेजिस्टेंट टाइप ऑफ द मेडिकेशन। अब हमें चैलेंजेस क्या है ट्रीटमेंट में, क्यों हम ख़त्म नहीं कर पा रहे? उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो लोग जैसे थोड़ा सा ठीक हो जाता है ना, हमारे पास जैसे बच्चों को हमने एंटीबायोटिक दी, 3 दिन में बच्चा सही हुआ, या मलेरिया की दवाई दी, 2 डोज के बाद मलेरिया टूट जाता है, ब्लड मतलब बुखार टूट जाता है, 3 डोज के बाद लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी TB वाले गुड रेस्पॉन्स 10-12-15 दिन के बाद TB के साइन एंड सिम्टम बेहतर हो जाते हैं, बुखार कम हो जाता है। तो हमारे पास लोगों का यही है कि अब जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, 2-3 दफ़ा ब्लड प्रेशर नापा, सही था, गोली छोड़ दी, सही तो था, अरे यार कंट्रोल था, कंट्रोल जब तुम दवाइयाँ ले रहे थे छोड़ दिया, अपने दिमाग के साथ ठीक है। मैंने डॉक्टर का काम करा इसका, तो वहाँ पे एक बंदा आया, इन्फेक्शन दान हो गए थे, तो डॉक्टर ने उसको मेरे साथ कहा है तुम ये इसको गुड करते हो भाषा, तो क्या नकली दान लगाए और इस पर क्या बूझ करा इसको तो हो जाता है इन्फेक्शन वगैरह ना हो, तो यहाँ इसको कमाई से ये है, तो उसकी वजह से भी सफरिंग। तो गवर्नमेंट जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स लाइक डार्क थेरेपी, फलाना थेरेपी, गाँव के बड़े ये सारे प्रोग्राम के साथ जो है वो, क्योंकि जहाँ पे आप जैसे नॉट विल देयर नॉट वे, देयर इज अ विल देयर इज अ वे वाली बात है, तो उसको वहाँ पे खत्म करने वाली बात है। तो इम्पॉर्टेंट बात थिंग्स ये कि आप ये बात कह रहे थे। अच्छा, इसमें 2 बातें होती हैं। इस जो ATT आप देने के बाद उमूमन अगर वो रेजिस्टेंट पैटर्न नहीं है तो विद इन द 15 डेज उसका रेस्पॉन्स आ जाता है। इस रेस्पॉन्स को हम 2 तरीके से कैच कराते हैं। एक तो ये है कि TB का नॉन केस है जिसमें हम थेरेपी दे दी और 15 दिन तक रेस्पॉन्स आ रहा है, तो इसका मकसद है कि इसमें रेजिस्टेंट का जरासीम नहीं है, सेंसिटिव है एंड विल बी वेरी बेटर। नंबर 2, एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं ट्रायल बेसिस। ट्रायल बेसिस का मकसद है कि हमने इसको बुखार है उतर ही नहीं रहा, इन्वेस्टिगेशन भी करा ली, कुछ चीज़ प्रूफ भी नहीं रहा, टाइफाइड की दवाई दे दी, मलेरिया की दवाई दे दी, एंटीबायोटिक भी दे दी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बड़ा फ़र्क हो रहा है इसका डे बाय डे। तो वहाँ पे हमें जहाँ पे वी आर नॉट ए क्लियर आंसर, तो उन दिस सिचुएशन हमें थोड़ा बहुत शक है कि इसको हो सकता है TB हो, तो वहाँ पर हम 15 डेज़ की ATT दे सकते हैं ऑन द ट्रायल बेसिस कि अगर उसमें रिस्पॉन्स आ गया तो वाह वाह,
उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं रिस्पांस आया तो लेट वी थिंक ऑन द अदर काजेस टू, कोई ऑटोइम्यून वगैरह जो वाट एवर सो ऑन एंड सो फॉर्थ पे हम सोचेंगे। तो इन दिस से टीटी की दवाइयाँ 15 दिन में रिस्पांस दे देती है। तो उसका एक 2 फेजेस होते हैं हर बीमारी के, चाहे पल्मोनरी प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हो या सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। ड्यूरेशन का फर्क है, ड्यूरेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, वन इज द अर्ली फेज फर्स्ट फेज एंड दिस इज सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में 2 महीने, कहीं पे 3 महीने, 2 महीने कहाँ 3 महीने कहाँ, वो जुदा फेज पर एट टू प्योर लेवल इट्स द कंटिन्यूएशन। मैंने एक होता है स्टार्टिंग फेज जो कि इनिशियल 2 मंथ्स का होता है, जिस पे ऑलवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 4 मेडिकेशन 4, ठीक है। देन वी हैव टू कंटिन्यूएशन फेज। कंटिन्यूएशन फेज इज हैज रिस्ट्रिक्ट 2 मेडिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, आज की डेट में अगर बात की जाए तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, सर्वाइकल ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस, वहाँ पे हमारे पास जो थेरेपी है दैट इज फॉर द 6 मंथ, जिसमें 2 मंथ्स फॉर द इनिशियल थेरेपी एंड द 4 मंथ इज द कंटिन्यूएशन थेरेपी फॉर द 2 मेडिकेशन। वेयर इज इन द एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस एज अ टीबीएम की अगर बात करें तो इनिशियल थेरेपी इज फॉर द 2 मंथ्स एंड अदर थेरेपी इज फॉर द 10 मंथ्स। So it's a total 12 months. This therapy duration is going to change with the 4 years 5 years के डेटा के साथ चेंज होता है। किसी दौर में जब हम पीजी शिफ्ट करते थे तब हम जो है वो पल्मोनरी टीबी के लिए भी 9 मंथ्स की ड्यूरेशन की थेरेपी देते थे, जो आजकल हम 6 मंथ की दे रहे हैं। तो वक्त के साथ देखा गया एक्चुअली इक्वल। क्वेश्चन ये आता है कि ये हम 4 दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं? जब मेडिकेशन आपने जीन एक्सपर्ट किया, जीन एक्सपर्ट कह रहा है कि पेशेंट जो है वो इट्स सेंसिटिव टू रिफॉर्मेशन एज वेल एज आइसोनियासिस या सेंसिटिविटी आ रही है तो सम वन मेडिकेशन इज मोर देन सफिशिएंट। व्हाई यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब द 4 मेडिकेशन एंड देन द 2 मेडिकेशन? तो आंसर इज दैट कि जहाँ पे अगर 1-2 भी उसमें जरासीम अगर रह जाते हैं या ऐसे होते हैं जो नॉट सेंसिटिव होते हैं, तो मल्टी थेरेपी देने का मकसद है कि रेजिस्टेंट पैटर्न को कम करना है। जहाँ पे भी मल्टी थेरेपी, जैसे आजकल हम एंटी मलेरिया जो दे रहे हैं ड्यूपिफेंट्रिन एंड आर्टिम्यूसिन, जो जेनम टाइप की जो मेडिकेशन आपने सुना होगा, वो क्या है? डबल थेरेपी है। डबल थेरेपी क्या मकसद? डबल थेरेपी का मकसद रेजिस्टेंट पैटर्न को कम करना है। अगर हम सिंगल चलाते रहेंगे, रिफॉर्मेशन ही देते रहे, तो कुछ दिनों के बाद रिफॉर्मेशन बहुत जल्दी उस पर रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। रेजिस्टेंट इज ए मेजर इशू ओवर। तो इस वजह से एक तो रेजिस्टेंट पैटर्न को, और जो भी थोड़ा बहुत भी आगे, अच्छा फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब 2 महीने के बाद आप उसकी सब टेस्टिंग कराते, एक वल्लम आ रहा था, उस वल्लम में एक पॉजिटिव था, इसमें पॉजिटिव था, एवरीथिंग था, मगर 2 महीने के बाद आपने देखा कि आपकी उसकी सारी चीज़ें बेहतर होती गई। 2-3-4 दफ़ा स्क्रीनिंग करा के देख लिया, सब कुछ करा के देख लिया, एवरीथिंग इज ओके। देयर इज नो एविडेंस फॉर ट्यूबरकुलोसिस हैविंग draw from that patient after 2 months of therapy. In spite of that, why we are going to continue with this other medication for the 6 months? The answer is that कि वो एक आध भी अगर माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस कहीं पे जिसम में छुपा हुआ है, उसको भी लात रख के ऊपर ना रख, ठीक है, वहाँ पे मर जाए। वरना वो 1 भी 2 महीने के बाद दोबारा उठ गया तो वो एक ही दवाई बचा देगा, ठीक है। तो इसलिए उसकी चीज़ों को जो है वो करना है। तो ये कुछ बातें थी जहाँ पे ट्रीटमेंट के हवाले से। एंड देन द प्रिवेंशन का तो आप सबको पता होगा क्या है प्रिवेंशन। एक दूसरा ये सब बातें बताएंगे। आइसोलेशन इज ए ट्रीटमेंट, इट्स नॉट प्रिवेंशन किसी हद तक, पर बेसिकली इट्स नॉट कम्स अंडर द हाइजीन का इतना ताल्लुक नहीं है। हाइजीन को ये हाइजीन का ताल्लुक होता है जहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज होती है, दिस इज द ड्रॉपलेट। इसको आप ये कहेंगे कि अगर कोई वेंटिलेशन को बढ़ा दो, प्रॉपर वेंटिलेशन रखो कि जहाँ पे पेशेंट के हवाले से। और क्या मसला प्रिवेंशन में एक चीज़ नहीं होती, एक चीज़ आपके यहाँ पे ब्रेन स्टिक हो गया। बेसिकली एक तो वैक्सीनेशन है, इसमें तो सबको पता होगा। दूसरा क्यों होते हैं हमारे पास, पेरेंट्स को HIV है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, बच्चा उसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है। नंबर 2 हमारे पास HIV से ज़्यादा जो प्रॉब्लम वो क्या है, मेल न्यूट्रिशन। हमने कहा तो 1/3 इस पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस उसी तलाश में तो हालात बदले। हालात क्या बदले? हालात ये हुआ कि बच्चे को वूपिंग कफ हुई, इम्यूनिटी सप्रेस हुई, TB को बढ़ने का मौका मिला। हालात ये हैं कि आपको मीजल्स हुई बच्चे को,
इम्यूनिटी सप्रेशन हुई, सेकंड ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हुआ, हालात बदले, ग़िज़ा की कमी हुई, मेल न्यूट्रिशन बचा हुआ, मेल न्यूट्रिशन इसे बेसिकली लाइफ टाइप है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वहाँ पे हो गया। तो आप खाली ये नहीं है कि BCG लगानी है, आपको पर्ट्यूसिस की भी वैक्सीनेशन करानी है, आपको मीजल्स की भी वैक्सीनेशन करानी है, आपको न्यूट्रिशन रीएप्लिकेशन भी करना है, आपको घर में कोई भी बूढ़ा खांसता वास्ता है उसका कोई एक्सरे वैक्सरे करा के ट्रीटमेंट जो हो सकता है वो कराना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपके प्रिवेंशन मेजर्स में आती है, ठीक है। ऐसे नहीं BCG करा के, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट 100%। BCG is going to protect you 50 to 70% in the case of the Mycobacterium tuberculosis, meningitis. But अगर नर्व्स की बात करें that is going to prevent for the only 50%. तो वो आगे काफ़ी चीज़ें भी कवर करना है, जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी कंट्रोल करना है। Then you are going to have a prevent something, और उसके साथ लोगों को ये अवेयरनेस देनी है कि यार खुदा के लिए ये मेडिकेशन है, इसको पूरा करो। नहीं पूरा करो कि दोबारा होगी और दोबारा होगी तो इन मेडिकेशन पे कवर नहीं होगी। ये मेडिकेशन तो आपको फ्री में मिलती है, जो सेकंड लाइन है वो वैसे वेरी डिफिकल्ट है, वेरी कॉस्टली, आप अफोर्ड नहीं कर सकोगे, मरोगे भुगत के मरोगे, तुम्हारी वजह से बाकी लोग भुगतेंगे, मरेंगे, तुम मर गए तो भी खैर है, बाकी जो मरेंगे तुम्हारी वजह से खाऊंगा क्यों, जो हमारे लिए क्यों हमारे जान बनते हो तो, ठीक है। तो उसको कभी कभार जो उन बातों को रियलाइज़ करना है कि तुम्हारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी तुम्हारी वजह से खाम का जो है वो वायदे सफ़र, ठीक है। तो दिस वॉज सम इंफॉर्मेशन। वैसे टॉपिक्स पे एक एक लफ्ज़ पे हम बात करेंगे तो पता नहीं कहाँ से एक एक लफ्ज़ पे हम जीन एक्सपर्ट लफ्ज़ पे भी बात करना शुरू करें तो एक लेक्चर उस पर भी 2-3 लेक्चर पढ़ सकते हैं। तो प्राइमरी जो नॉलेज जो आपके लेवल तक रहनी चाहिए, जिन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट EPA स्कोरिंग है, जीन एक्सपर्ट टेस्ट है, प्राइमरी है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, बोन फोकस है, बोन कॉम्प्लेक्स है, एक MT टेस्ट आती है, एक IGRA टेस्ट आती है, एक जो है उनमें से क्या फ़र्क है, MT क्या बताती है, IGRA क्या बताती है, विच इज़ द बेटर चॉइस, ठीक है। वैलिडिटी फॉर डायग्नोसिस क्या, इस तरह से मेरा मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। तो एनीवे अब तक तो कोई कंफ्यूजन है तो बात करें। एनीथिंग मोर, एनी क्वेश्चन यू वांट टू रियली नहीं क्लियर हुआ है?